राघव और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी वो दोनों शादी कर लेते हैं। सीमा एक बड़ी जिद्दी लड़की थी। राघव के घर वाले बड़े ही शांत लोग थे। फिर एक दिन, अरे बहू, खाने में क्या बनाया है? जी मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं और भजिया भी बनाई है। अरे बहू, सुबह सुबह इतना ऑयली खाना? हमारी उम्र तो देख। राघव के पापा को इतना ऑयली खाना पसंद नहीं है, उनका पेट खराब हो जाता है। अरे माँ जी, राघव को छोले भटूरे बहुत पसंद है और वैसे भी एक दिन ऑयली खाना खाने से क्या होगा, देखना उनको भी बहुत पसंद आएगा। आप चख कर तो देखिए। फिर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह सीमा, खाना तो बड़ा अच्छा बना है और ये भजिया भी बहुत मस्त बनी है, मज़ा आ गया। थैंक यू राघव। देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि उनको खाना बहुत पसंद आएगा। राघव के पापा और उसकी माँ चुपचाप खाना खाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है सब्जी में इतनी मिर्ची मत डाला कर। लेकिन माँ जी, सब्जी तीखी बनेगी तभी तो टेस्टी लगेगी, वरना फीका खाना खाने का क्या मज़ा। और वैसे भी हमारे यहाँ तो सब्जी ऐसे ही बनती है, सबको तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है। सास को घर में शांति बनाई रखनी थी, इसलिए वो चुप रहती है। फिर सास वहाँ से चली जाती है। सीमा घर का कोई काम नहीं करती थी सिवाय खाना बनाने के, और वो खाना भी वो अपने हिसाब से ही बनाती थी। वो अपनी सास की एक बात नहीं सुनती थी, बस खुद की ही मनमानी करती थी। फिर एक दिन, अरे बहू, आज तो साड़ी पहन लेती, आज तो त्योहार है। अरे माँ जी, मुझे ड्रेस में कंफर्टेबल लगता है, साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। मेरी माँ हमेशा ही कहती है कि तू जिस कपड़े में कंफर्टेबल है वही कपड़े पहना कर, और मुझसे साड़ी हैंडल नहीं होती। और वैसे भी कौन से भगवान ने कहा है कि साड़ी पहनकर ही त्योहार मनाना चाहिए। इतना कहकर सीमा अपने रूम में चली जाती है। सीमा की बातें सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो राघव से बोलती है, देखा तूने बेटा, आज त्योहार के दिन भी इसको खुद की ही चलानी है। घर में किसी की एक बात नहीं सुनती, जब देखो तब अपने मायके का ही गुनगान गाना चलता है इसका। उसको तो घर के काम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरा घर मुझे ही साफ करना पड़ता है। पता नहीं अपने रूम में बैठकर क्या करती है ये लड़की। कभी खुद की रूम भी साफ नहीं करती, जब देखो तब सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। पूरा दिन ये अपनी बहन और अपनी माँ से बातें करती रहती है। इसीलिए मैंने ये शादी के लिए मना किया था, लेकिन तूने भी हमारी एक नहीं सुनी। तुम ही बात करके देखो अब उससे। लेकिन माँ, वो खाना तो अच्छा बनाती है ना। क्या खाक खाना अच्छा बनाती है? जब देखो तब ऑयली और तीखा खाना बना देती है। हमारी उम्र तो देख। चलो, एक दिन के लिए तीखा और ऑयली खाना तो हम भी खा लेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ वो खाना खाकर हमारी तबीयत खराब होने लगी है। उसे कितनी बार बोला है कि तीखा कम बनाया कर, लेकिन वो सुने तो ना। तेरे पापा के लिए और मेरे लिए, मुझे तो हमारे लिए अलग से सब्जी बनानी पड़ती है, और बाद में घर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है माँ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। फिर राघव सीमा के पास आता है। अरे सीमा, तुम माँ की बातें क्यों नहीं सुनती? कभी तो सब्जी नॉर्मल बनाया करो, और रूम में इतना सामान क्यों बिखरा पड़ा है? क्या करती हो तुम दिन भर घर में? अरे राघव, वो मैं मम्मी से बातें कर रही थी, और ये रूम मैं बाद में साफ कर लूँगी। और रही बात खाने की, तो तुम्हारी मम्मी तो आजकल खुद ही खाना बना लेती है, तो मुझे नॉर्मल सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तीखा ही खाऊंगी। सीमा की बातें सुनकर राघव को गुस्सा आता है। एक काम करो, अपनी माँ को फ़ोन लगाओ। मैं भी तो उनसे पूछूं कि उन्होंने अपनी बेटी को कुछ संस्कार दिए हैं या नहीं, काम करना सिखाया है भी या नहीं। अभी फ़ोन करता हूँ उन्हें। राघव अपनी सास को फ़ोन लगाने ही वाला होता है कि उतने में घबराकर सीमा बोलती है, अरे नहीं नहीं राघव, इसमें माँ को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? जैसा तुम कहोगे मैं अब से वैसा ही करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिन भर फ़ोन पे बातें करना बंद कर दो और घर के काम में ध्यान दो, और हर बात में अपने मायके का गुनगान गाना बंद कर दो। मेरे घर को अपना घर समझकर रहोगी तो ये ससुराल ही तुम्हारा मायका बन जाएगा। फिर राघव वहाँ से चला जाता है। सीमा कुछ दिन काम करने का नाटक करती है। कुछ दिनों के बाद में वह पहले जैसे ही बिहेव करने लगती है। फिर एक दिन, अरे माँ, इस बार हम घूमने कहाँ चले? तुम्हें शिमला जाना था ना, तो हम वही चलते हैं। हाँ बेटा,
वैसे भी बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने गए ही नहीं, शिमला ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे शिमला नहीं जाना। और वैसे भी 2 महीने पहले ही मेरे बहन और जीजू शिमला जाकर आए हैं। उन्हें वहाँ इतना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो मुझे बोला है कि अगर घूमना ही है तो शिमला मत जा और कोई भी जगह देख ले। मैं उनको पूछकर ही आपको बताती हूँ कि कहाँ पर जाना है। सीमा की बातें सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। बस करो सीमा, बहुत हुआ। अब हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये भी तुम्हारे घर वाले डिसाइड करेंगे। अरे तुम्हारी खुद की कोई ओपिनियन है या नहीं? शादी को इतने दिन हुए हैं लेकिन तुम्हारा ये मायका छूट ही नहीं रहा। और अगर तुम्हें अपने घर वालों पर इतना ही प्यार आ रहा है तो वहीं पे जाके रहो। वैसे भी इस घर का काम तो तुम करती नहीं हो और इस घर में रहकर तो खुद की ही चलानी है। तुम्हारी ये मनमानी अपने मायके में करना। हाँ बहू, शादी के बाद अपने मायके से इतना प्यार भी अच्छा नहीं है। शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल को ही अपना घर मानकर रहना चाहिए, तभी घर में खुशहाली बनी रहती है। फिर राघव सीमा के पापा को फ़ोन लगाता है और उनको घर आने को बोलता है। फिर सीमा के पापा राघव के घर आते हैं। अरे दामाद जी, आपने इतने फ़ोन करके अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक है ना? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी मम्मी पापा और मैं सीमा की कदर करते हैं, इसीलिए इतने दिन चुप रहे, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों, क्या हुआ? क्या किया इसने? ये घर का कोई काम नहीं करती। घर वालों को क्या पसंद है उसकी इसे कोई परवाह नहीं है। ये बस खुद की ही मनमानी करती है। जब देखो तब फ़ोन पर बातें करती रहती है। कभी इसको कुछ समझाने जाओ तो मेरे घर में ऐसा ही होता है, मेरे घर वालों को यही पसंद है, मेरी माँ ने मुझे इसी तरह बनाना सिखाया है। बस यही सुनने को मिलता है। क्या यही सब सिखाया आप लोगों ने इसे? राघव की बातें सुनकर सीमा के पापा को भी सीमा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ। सीमा, क्या यही सब सिखाया है हमने तुझे? एक तो तेरी बूढ़ी माँ को कुछ काम नहीं है, इसलिए वो दिन भर फ़ोन पर लगी रहती है, लेकिन तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है या नहीं? फ़ोन पर कितनी देर बात करनी चाहिए, घर साफ सुथरा रखना चाहिए, घर वालों की पसंद जानकर खाना बनाना चाहिए। एक तो तुम दोनों ने सबके खिलाफ जाकर शादी की है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि शादी के बाद में सबसे प्यार से मिलकर रहना, लेकिन मुझे दामाद जी की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। अपने पापा की बातें सुनकर सीमा बहुत शर्मिंदा होती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। नहीं पापा, आपके परवरिश में कोई कमी नहीं थी। मैं ही पागल थी कि सबके समझाने पर समझ नहीं पाई। राघव के मम्मी पापा तो इतने प्यारे हैं कि इन्होंने आज तक मुझे कुछ नहीं बोला। सब प्यार से समझाते थे, लेकिन मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मेरी ही गलती है पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मुझसे नहीं, अपने घर वालों से मांग, और आगे से ये मायके का गुनगान गाना बंद कर दे। अपने ससुराल को ही अपना घर मानकर रहेगी तो यही मायका बन जाएगा। आपने सही कहा पापा। माँ जी, राघव, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसे बर्ताव नहीं करूँगी मैं। मैंने आज तक आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अपने पापा के समझाने के बाद सीमा सुधर जाती है। वो अब अच्छा खाना भी बनाने लगती है और सबकी पसंद का भी ध्यान रखती है। सीमा के बदलाव की वजह से अब घर में खुशी का वातावरण था। रेशमा को टीवी देखने का बहुत शौक था। वो टीवी पर हमेशा रेसिपी के ही चैनल देखती थी। जो भी रेसिपी वो टीवी पर देखती वो सब घर में सबको बना के खिलाती थी। घर वाले भी उसकी खाने की बहुत तारीफ किया करते थे। अरे वाह बहू, आज की ये नई डिश तो बड़ी अच्छी बनी है। आज के एपिसोड में ये रेसिपी दिखाई थी क्या? हाँ माँ जी। फिर सब लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही रेशमा हर रोज़ नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी। फिर एक दिन, नमस्कार, आजकल के बदलते मौसम की वजह से और वायरल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अब नहीं। हम आपके लिए लाए हैं एक शानदार नुस्खा। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। एक ऐसा काढ़ा जो आपकी सारी बीमारियों को जड़ से मिटा दे। तो चलिए फटाफट से अपनी किताबें निकालें और ये रेसिपी नोट डाउन कीजिए। फिर रेशमा अपनी किताब खोलकर वो काढ़े की रेसिपी लिख लेती है। फिर अगले दिन सुबह, गुड मॉर्निंग मोहित, चलो जल्दी उठो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। फिर मोहित उठ जाता है
उसके हाथ में ग्लास देखकर वो बोलता है, अरे ये क्या लाई हो तुम, और मेरा गर्म पानी कहाँ है? अरे मोहित, खाली गर्म पानी में क्या रखा है? अगर पीना ही है तो ये काढ़ा पीकर देखो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। फिर मोहित वो काढ़ा पीने लगता है। थोड़ा काढ़ा पीकर वो बाकी का काढ़ा वैसे ही छोड़ देता है। अरे ये क्या, पूरा पियो ना काढ़ा। देखो रेशमा, इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे से मेरे लिए मत बनाना ये काढ़ा। तुम्हारी जिद करने पर मैंने थोड़ा काढ़ा पिया है, इससे ज़्यादा मैं और नहीं पी सकता। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर रेशमा किचन में आकर नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास को भी काढ़ा देती है। अरे बहू, ये चाय की जगह पर क्या दिया है तूने मुझे? माँ जी, मैंने कल के प्रोग्राम में ये काढ़ा देखा था, उसमें बताया था कि काढ़ा पीने से सबकी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें कोई वायरल इन्फेक्शन भी नहीं होता, तो आप भी ये काढ़ा जल्दी से पी लो। नहीं बहू, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे सुबह उठने के बाद चाय ही चाहिए। ये काढ़ा पीकर मैं अपने मुंह का स्वाद खराब नहीं करना चाहती। फिर रेशमा अपनी सास को चाय बनाकर देती है। बाद में सब नाश्ता करने आते हैं। तो बहू, आज क्या खास बनाया है नाश्ते में? माँ जी, आज मैंने ओट्स और करेले का जूस बनाया है। क्या, ओट्स और करेले का जूस? अरे मैं क्या कोई डाइटिंग पे हूँ क्या? क्यों मुझ पे जुल्म कर रही हो? हाँ बहू, ओट्स और करेले का जूस भी कोई नाश्ता है? और रोज तो तू कितना अच्छा खाना बनाती है, फिर आज क्या हुआ है तुझे? अरे माँ जी, ये खाना बहुत हेल्दी है। ये खाना खाने से हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे और हमें आगे जाकर कोई हेल्थ इशू भी नहीं होगी। हाँ हाँ, हमें ऐसा खाना खाकर कोई हेल्थ इशू तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन ये खाना रोज रोज खा के मुझे मेंटल इशू ज़रूर हो जाएगी। आप भी ना, क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। फिर सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन करेले का जूस किसी ने भी नहीं पिया था। अरे माँ जी, आपने तो जूस पिया ही नहीं। देख बहू, तूने हम सब के लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, इसीलिए मैंने ओट्स तो खाए, लेकिन मैं ये जूस नहीं पीऊँगी, और कल से मेरे लिए ऐसा खाना बनाना भी मत। अरे कुछ देसी स्टाइल में बना ले, क्या रखा है इस ओट्स में? फिर रेशमा की सास अपने रूम में चली जाती है। मोहित का भरा हुआ ग्लास देखकर रेशमा बोलती है, अरे मोहित, ये जल्दी से पी लो ना, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। बस मेरा हो गया, अब मैं निकल ही रहा हूँ। लेकिन आपने ये जूस तो पिया ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये कड़वा जूस। पहले ही तुमने मेरे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया है वो काढ़ा पिलाकर, और वापस ये पीकर टेस्ट खराब नहीं करना चाहता। चलो बाय, मैं निकलता हूँ। मोहित की बातें सुनकर रेशमा बहुत गुस्सा होती है। वो बोलती है, अगर तुम ये काढ़ा नहीं पियोगे तो मैं भी आज भूखी रहूंगी। रेशमा की बात सुनकर मोहित को वो करेले का जूस जबरदस्ती पीना पड़ता है। ऐसे ही रेशमा हर सुबह शाम मोहित को काढ़ा बनाकर पिलाती थी। फिर मोहित अपनी माँ के पास आता है। माँ, इसे देखो ना, ये रेशमा पागल हो गई है। ऐसा लगता है कि सुबह शाम मुझे काढ़ा पिला पिला कर मारना चाहती है। पता नहीं कौन से जन्म का मुझसे बदला ले रही है। आप ही समझाओ ना इसे। अब मैं क्या समझाऊँ बेटा, रोज रोज बोल के थक चुकी हूँ, लेकिन ये सुने तो ना। ऊपर से मुझे ही भाषण देने लगती है कि आपको भी ये काढ़ा पीना शुरू कर देना चाहिए। आप तो फिर भी बच जाती हो माँ, ये आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पाती, लेकिन मैं क्या करूँ? बिना काढ़ा पिए ये मुझे छोड़ती ही नहीं है। हर रोज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ता है और वो उल्टियाँ करने लगता है। अरे, इतना काढ़ा पिलाने पर भी आप बीमार कैसे पड़ गए? रुको, मैं आपके लिए एक काढ़ा बना के लाती हूँ। ये पीने के बाद आपकी उल्टी पूरी तरह बंद हो जाएगी। बस कर बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? इसकी हालत तो देख, वो बार बार उल्टियाँ कर रहा है और तू उसे काढ़ा पिलाना चाहती है। इसको हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फिर डॉक्टर उसे चेक करके बोलते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा हीट हुई है। आपके घर में क्या कोई मसालेदार खाना बनाता है? मसालेदार खाना तो नहीं डॉक्टर जी, लेकिन हर प्रकार के मसाले का काढ़ा जरूर बनता है। इसीलिए तो इनकी ये हालत है। लास्ट टाइम कब दिया था आपने काढ़ा? जी, मैं उन्हें दिन में 2 बार काढ़ा देती हूँ। क्या, दिन में 2 बार? अरे काढ़ों में पड़े मसालों में बहुत गर्मी होती है। काढ़े को हर दिन नहीं पीना चाहिए।
हफ्ते में एक बार ठीक है, लेकिन हर दिन काढ़ा पीने से तबीयत खराब हो जाती है। एसिडिटी, बवासीर जैसे रोग होते हैं, और एक तो आपके सामने ही है। मैंने इनको टैबलेट्स लिख के दी हैं, इसे खाकर ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन आगे से इनको काढ़ा मत देना। इनको रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा। देखा बहू, अपने काढ़े का नतीजा। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ की लिमिट होती है। कोई भी चीज़ लिमिट के बाहर करो तो तकलीफ ही देती है। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर रेशमा अपने काढ़े बनाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ देती है और पहले जैसा खाना बनाने लग जाती है। कुछ ही दिनों में मोहित भी ठीक होता है और पहले जैसा खाना खाकर वो बहुत खुश होता है। जयसिंह ठाकुर गांव का रईस आदमी था। उसे एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उसका बड़ा बेटा उसके जैसे ही घमंडी था। वही उसकी छोटी बेटी सोनल नरम दिल और दयालु थी। एक दिन गांव के लोग ठाकुर के पास मदद मांगने आते हैं। मालिक, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? तुम गरीब लोग यहाँ आने से बाज नहीं आते। जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुंह उठाकर चले आते हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास यहाँ पर पैसों का पेड़ लगा है जो मैं तुम्हें तोड़ तोड़ कर दूंगा? ऐसा मत कहो मालिक। अगर आपने ही ऐसे कहा तो हम किसके सहारे जिएंगे? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? बड़ी आस लेकर आए थे आपके पास। हमें खाली हाथ मत भेजो। उसकी बातों का ठाकुर पे कोई असर नहीं होता। वो नौकरों को बोलता है, ऐसे गरीब लोगों को तुमने यहाँ अंदर आने कैसे दिया? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अभी निकालो इन्हें यहाँ से। तभी वहाँ पर सोनल आती है। पिताजी, आपको उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपको तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि आज हमारे पास इतना पैसा है, रहने के लिए इतना बड़ा घर है। ये बेचारे गरीब लोगों के पास आज पैसा नहीं है तो क्या हुआ? ये दिल के बहुत साफ है। और आज हमारे पास जो भी पैसा है वो तो हमारे पुरखों का है ना, तो हमें इस पर इतना घमंड करने की क्या ज़रूरत है? देखो बेटी, तेरी अभी उम्र नहीं है, तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, और तुम ऐसे ही गरीब लोगों पे तरस खाना छोड़ दो। लेकिन सोनल अपने पापा जैसा नहीं सोचती थी। वो गांव वालों के पीछे चली जाती है और वो उन्हें कुछ पैसे दे देती है। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, हमारी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। शुक्रिया बेटी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ठाकुर को पता चल जाता है कि सोनल ने क्या किया है। सोनल ऐसे ही हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करती थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सोनल, ये मेरे पैसे किसी गरीब पे खर्च करने के लिए नहीं है। अगर मुझे आगे से पता चला कि तुमने मेरे पैसे किसी गरीब पे खर्च किए तो तुम्हें मैं इस घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी शादी किसी गरीब घर में करवा दूंगा। आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? आखिर क्या गलत किया है उसने? अगर आज उसने किसी गरीब की मदद की है तो देख लेना, भगवान भी इसकी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन ठाकुर ने किसी की एक बात नहीं सुनी। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी बेटी की शादी गांव के सबसे गरीब घर के लड़के से तय कर दी। मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? कहाँ आपकी फूलों से नाजुक सोनल बेटी, और कहाँ मेरा बेटा जो दिन रात धूप में खेतों में काम करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम ढंग की 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। आप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लो। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पोपटलाल, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। जितना खाना नसीब हो रहा है उतना भी नहीं होगा। चुपचाप मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना। जब ये बात सोनल को पता चलती है तब वो बहुत रोती है। रो मत बेटा, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन ये तेरे पापा को कौन समझाए। तू मेरी बात सुन, भाग जाए इस घर से, यही एक रास्ता है। नहीं माँ, अगर पापा ने मेरे लिए ये सज़ा चुनी है तो यही सही। मैं उनको साबित करना चाहती हूँ कि मैं सही हूँ और वो गलत है। इधर पोपटलाल अपने घर वालों को सारी बातें बताता है। लेकिन पापा, वो तो महल में बड़ी हुई फूलों से भी नाजुक लड़की हैं, वो यहाँ कैसे रह पाएगी? मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग अब समझ गए थे कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है और उन दोनों की शादी हो जाती है। तेरी जैसी सुंदर बहू पाकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। सुंदरता के साथ साथ तुझ में तो कितने अच्छे गुण भी है। गरीबों की कितनी मदद करती है तू। पता नहीं तेरे पिताजी को इसमें क्या बुरा लगता है। देख बेटी, मेरा ये घर छोटा ज़रूर है, लेकिन तुम
दिल से यहाँ रहोगी तो ये घर भी तुम्हें महल जैसे ही लगेगा। भले ही इस घर में महल जैसी सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत चिंता होती है कि तुम यहाँ कैसे एडजस्ट कर पाओगे। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैं भले ही महल से आई हूँ, लेकिन मैंने अपने आप पर कभी महल को हावी नहीं होने दिया। हाँ, मैं जानती हूँ शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं संभाल लूँगी। हमारी शादी किसी भी परिस्थिति में हुई हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने की हर पल कोशिश करूँगा। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखूँगा। अपने पति और सास की बातें सुनकर सोनल बहुत खुश होती है। वो हर सुबह जल्दी उठकर अपनी सास के साथ घर की साफ सफाई करती थी। फिर वो राम के लिए खाना लेकर खेतों में चली जाती थी। उसने राम से खेतों के काम भी सीख लिए थे। वो अपने पति के साथ दिन रात मेहनत करती थी। उसने अपने घर को भी अच्छे से संभाला था। वो अब बहुत खुश थी। शादी को 2 महीने हो गए हैं, ये अभी तक मेरे पास मदद मांगने क्यों नहीं आई? जब सोनल अपने पापा के पास मदद के लिए नहीं जाती, तब वो खुद उसे देखने जाते हैं। तुम्हें पता है, आज मैं मेरे बेटी के घर गया था। उसे मैंने दूर से ही देखा कि वो कैसे घर का काम कर रही थी। वो खेतों में भी काम करती है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी सोनल इतनी स्ट्रांग है। अब मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं यहाँ महल में बैठकर आराम करता हूँ और मेरी बेटी दिन रात वहाँ मेहनत करती है। अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के वो बीमार पड़ता है और अपने बेटे से कहता है, अब मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है बेटा। मेरे जाने के बाद अपनी बहन का ख्याल रखना। मुझसे ये सब नहीं होगा पापा। आपको पहले ही उसकी शादी रईस खानदान में कर देनी चाहिए थी। मैं अपनी जायदाद में से उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये तुम अपने पिताजी से कैसी बातें कर रहे हो बेटा? उनसे गलती हुई है, लेकिन अभी उनको इस बात का पछतावा भी है। लेकिन तुम उसके भाई हो ना, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए। देखो माँ, आप मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखो। मुझसे यह सब नहीं होगा। ठाकुर अब समझ गए थे कि उसका बेटा सोनल की कोई मदद नहीं करेगा, और इधर सोनल गरीब घर की बहू होकर भी बहुत खुश थी। कुछ सालों में उसको बेटा भी होता है। मैंने सुना है कि सोनल को बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है। आप जाकर उसे मिलकर आओ ना। मैं अकेली नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे। आपका ये पश्चाताप तभी पूरा होगा जब आप उससे माफ़ी मांगेंगे। तुमने सही कहा, लेकिन मुझे उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने खुद उसे गरीब घर में डाला है और अब पता नहीं मैं उसका सामना कैसे करूँगा। उसकी पत्नी के समझाने पर जयसिंह तैयार होता है और वो दोनों अपनी बेटी से मिलने उसके घर चले जाते हैं। सोनल की माँ वो छोटा सा घर देखकर हैरान होती है और इधर सोनल के ससुराल वाले सोनल के माता पिता का स्वागत करते हैं। ठाकुर साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हमारे घर आए। मैं हमेशा यही चाहता था कि आप सोनल को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। नहीं बेटा, मेरी बेटी कभी गलत नहीं थी। गलत तो हमेशा से मैं ही था, जो मैं कभी उसे समझ नहीं पाया। हमेशा अपने पैसे पर मैंने घमंड किया है, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक देखकर यह समझ में आता है कि ये सब तो उसे मिला हुआ आशीर्वाद का नतीजा है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं पापा, आप माफ़ी मत मांगो। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। यहाँ के सारे लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी यहाँ हुई है। सोनल की बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वो अपने पोते से भी मिलते हैं। ठाकुर का स्वभाव भी अभी बदल गया था। वो भी अब गरीब लोगों की मदद करने लगा था।